ढोलकपुर गांव की यह कहानी एक साधारण लेकिन प्रेरणादायक जीवन की है। अविनाश अपनी मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन जीवन में हमेशा कुछ न कुछ चुनौती आती ही रहती है। क्या इस कहानी में आगे कोई बड़ी मुश्किल आती है जो अविनाश और उसके परिवार को प्रभावित करती है? धूप से तपती दोपहर में खेत के बीच जमींदार अपने चमचों के साथ खड़ा था और उसकी आंखों में एक घातक चमक थी। अविनाश की कठिन मेहनत से उगे आलू के खेत को देखकर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी, जैसे उसने किसी गहरी चाल चल दी हो। उसकी मुस्कान में कोई नफरत, कोई बेजारी छिपी थी, जबकि अविनाश की आंखों में आत्मसम्मान और संघर्ष की झलक थी, जो उसे उस धूप में भी तपने के लिए मजबूर करती थी। जमींदार की मुस्कान ने जैसे अविनाश के श्रम को ठुकरा दिया हो, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद की रेखा थी, जो इस कठिनाई के बाद सफलता की ओर इशारा कर रही थी। अरे वाह 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 अविनाश, वाह! अरे मानना पड़ेगा, तुमने खेत में बड़ी मेहनत की है। वाह भाई वाह, कमाल की खेती की। ऐसे आलू उगाए हैं जैसे खुदा ने इन्हें जमीन पर भेजा हो। क्या कहते हो भाइयों? इस मेहनत को देखकर तो लगता है एक दिन ये आलू भी जमींदार बनने वाले हैं। चलो देखेंगे, अगर ये आलू इतने खास हुए तो हमें भी फायदा मिलेगा ना। जमींदार जी, इसीलिए तो इतने सारे आलू मेरे खेत में हुए हैं और मैंने खून पसीना एक करके अपने खेत में खूब मेहनत की है। जी हाँ, खून पसीना ही तो है जो हमें इंसान बनाता है जमींदार जी। और ये आलू सिर्फ मेरी मेहनत का फल नहीं, बल्कि मेरी उम्मीद और हिम्मत का। अरे रुको रुको जरा भैया, जरा अपनी जबान को लगाम दो। पहली बात तो यह कि जो तुम बार बार इसे अपना खेत कह रहे हो ना, यह कहना छोड़ दो। यह तुम्हारा खेत था, पर जब तक तुम मुझसे लिया हुआ कर्ज नहीं चुका देते, यह खेत तुम्हारा नहीं रहा, यह खेत मेरा है। खैर, देखेंगे तुम कब तक इस कर्ज को चुकाते हो। तब तक तो यह खेत, यह जमीन, सब कुछ मेरा रहेगा। उसकी आवाज में न चाहते हुए भी एक प्रकार की लाचारी थी, जैसे किसी दबाव में आकर शब्दों को झूठा स्वीकार कर रहा हो। वह जमींदार के सामने खड़ा था और उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी, जो केवल उसकी मेहनत और हालात से जुड़ी हुई थी। हाँ, उसके बाद यह खेत तेरा हो जाएगा। वाह 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 रे अविनाश, बड़ा चतुर समझता है खुद को। तुझे पता भी है कि बीज बोने के लिए तू मुझसे वापस से फसल के नाम पर कर्ज ले गया था। बोल, याद है कि नहीं? जी हाँ, याद है मालिक, लेकिन वह कर्ज भी मैं चुका दूंगा। और जब वह चुका दूंगा तो आप देखेंगे, ये खेत सिर्फ मेरा ही होगा। हाँ, सारा कर्ज चुका दोगे? तुमसे तो यह सब हो नहीं सकता अविनाश। इतना बड़ा कर्ज और इतनी मेहनत तुम्हारी औकात नहीं है। मालिक, औकात नहीं होती है, वो लोग सोचते हैं जो कभी खुद अपने रास्ते नहीं तय करते। मैं जानता हूँ मेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी और मैं एक दिन इस कर्ज को चुका दूंगा। अरे एक मिनट रुक जा भैया, पहले हिसाब किताब तो समझ ले। तुझे यह बराबर याद है ना कि तूने मुझसे दो बार कर्ज लिया है, पर तू यह बात भूल गया कि साथ ही साथ तूने एक कागज पर अंगूठा लगाया था। बोल, लगाया था कि नहीं? हाँ जमींदार जी, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। आपने कहा था कि यह कर्ज के कागजात हैं, दनादन अंगूठा लगा दो। हमने लगा दिया। आपने मुझे यह भरोसा दिलाया था कि एक बार अंगूठा लगाते ही मेरा कर्ज बस हो जाएगा, लेकिन अब वही कागज मेरी जिंदगी का बोझ बन चुका है। आप खुद जानते हैं कि आप जो कहते हैं उसे मानकर ही मैंने अंगूठा लगाया था। अब जो भी हो, मैं अपनी मेहनत से कर्ज चुकाऊंगा और फिर यह खेत, यह मेहनत सब मेरी होगी। मैंने अंगूठा लगाया, लेकिन उस कागज का मतलब सिर्फ यही था कि मैं अपना कर्ज चुका दूंगा, और मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इससे भागूंगा। मालिक, आप सही कहते हो, कागज पर अंगूठा लगाया था, लेकिन उसे कभी भी चुकाना पड़े तो मैं वो करूंगा। मेरा कर्ज मेरा है और मैं उसे चुकता करूंगा, चाहे कितना भी समय लगे। उसकी आवाज में एक संकल्प था,
जो जमींदार की सारी योजना को चुनौती दे रहा था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब जैसा कि तूने कहा था कि तू कर्ज के बदले मुझे अपनी फसल की पैदावार देगा और उसी को मैं कर्ज और सूद के रूप में लेकर कर्जा माफ कर दूंगा। बोल, कहा था कि नहीं? बहुत अच्छा। तो फिर तुम कब चुकाओगे? क्योंकि कागज पर तुम्हारा अंगूठा लगाना तुम्हारी कीमत चुका देने की कड़ी शर्त बन चुकी है। कहा था? हाँ, मतलब मैं भूल गया था। ठीक है, तो आप अपने हिस्से की बोरियां ले लीजिए, बाकी मैं अपने साथ ले जाता हूँ। मालिक, जो भी हो, ये फसल मेरी मेहनत का फल है और किसी की उपेक्षा से वह कभी नहीं कम होगा। मैं अपनी फसल दूंगा और फिर वह कर्ज और सूद चुका दूंगा। लेकिन आप ये भी जान लें कि अगर मेरी मेहनत का कोई और फायदा हुआ तो वह मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने वो खून पसीना अपनी मेहनत में लगाया है। अविनाश ने बिना किसी प्रतिक्रिया के अपना रास्ता लिया। उसकी आंखों में अब एक अदम्य संकल्प था, जो यह साबित करने के लिए तैयार था कि कोई भी मुश्किल उसकी मेहनत के सामने नहीं टिक सकती। हाँ, जरूर जरूर, वह तो मैं लेकर ही रहूंगा। देखेंगे, देखते हैं तुम कब तक अपनी यह बातें निभा पाओगे। ए सूर्या, इसके हिस्से की बोरियां इसके पास रख दें। जी मालिक, जी मालिक। सूर्या, जो जमींदार का चमचा था, थोड़ी देर रुका। फिर उसने 2 बोरियां अविनाश के पास रख दीं। उसकी आंखों में वही घृणा और तिरस्कार था, जैसे वह किसी पर जबरदस्ती दया दिखा रहा हो। बोरियां फेंकते हुए उसने बिना किसी भावना के कहा, लो, तुम्हारे हिस्से की बोरियां। ये लो भैया, हो गया हिस्सा, अब तुम जा सकते हो। अविनाश ने चौंकते हुए कहा। उसकी आवाज में खिन्नता और ताज्जुब था। वह बोरियों को देख रहा था और उसके चेहरे पर सवाल और निराशा दोनों साफ दिख रहे थे। हाँ, क्या ये क्या है जमींदार जी? सिर्फ 2 बोरियां? मेरे जमीन में तो बहुत पैदावार हुई है, लेकिन ये तो सिर्फ 2 बोरियां हैं। क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ 2 बोरियां मुझे संतुष्ट कर देंगी? आप खुद जानते हैं कि इस फसल में और भी बहुत कुछ है, लेकिन इस छोटे से हिस्से के साथ मुझे कैसे समझा पाएंगे? आप तो समझते होंगे कि 2 बोरियां देकर मुझे चुप करा देंगे, लेकिन मेहनत का फल इतना सस्ता नहीं होता। ज्यादा चतुर बनने की जरूरत नहीं है। तूने जिस कागज पर अंगूठा लगाया था, उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ था कि तूने जो फसल उगाने के लिए नया कर्ज मुझसे लिया है, उसके बदले में तू मुझे अपनी सारी पैदावार सूद और मूलधन के रूप में देगा। हाँ, और उसके बदले में तू सिर्फ 2 बोरियां ही घर ले जाएगा। याद कर ले भैया, यही उस कागज में लिखा हुआ है और वही मैं कर रहा हूँ। ए भैया, ये जमींदार आजू का काम है। आजू का सब काम लिखित में होता है, लिखित में। चाहे तो तू यह कागज ले जाकर जमींदार के पास जाकर पूछ ले। तुझे पढ़ना नहीं आता तो तेरी गलती है, लेकिन मैं जो करता हूँ लिखित में करता हूँ, डंके की चोट पर करता हूँ। अविनाश की आवाज कांपते हुए निकली और उसकी आंखों में एक गहरी तकलीफ थी। उसकी आंखों में जैसे किसी मर्म को महसूस कर रहा था। मालिक, आपने जो कागज पर लिखा था वह तो ठीक है, लेकिन क्या उस कागज में यह लिखा था कि एक इंसान की मेहनत को इतनी आसानी से खारिज किया जा सकता है? अगर आप ये समझते हैं कि मेरी मेहनत बस 2 बोरियों में ही सिमट कर रह जाएगी, तो शायद आपने मुझे और मेरी मेहनत को समझा नहीं। वो कागज तो एक समझौता था, लेकिन एक इंसान की मेहनत और संघर्ष सिर्फ कागज के शब्दों से नहीं, दिल और मेहनत से साबित होती है। जमींदार साहब, मगर मैंने ऐसी 2 बोरियों वाली मांग तो आपसे कभी नहीं की थी। इस गरीब पर थोड़ा रहम करें मालिक, रहम करें, रहम करें। अरे, 2 बोरी आलू लेकर मैं अपनी अगली फसल तक कैसे जिंदा रहूंगा? मुझ पर दया करें जमींदार बाबू, मेरी बीवी और मैं दोनों भूखे मर जाएंगे। मालिक, अगर इस दर्द से निकलने का कोई रास्ता हो तो मुझे बताइए, लेकिन ये 2 बोरियां मुझे जिंदा नहीं रख सकती। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मेरी मेहनत, मेरा परिवार, सब कुछ इस खेत पर निर्भर है। जमींदार का गुस्सा अब फूट पड़ा था और उसकी आवाज में घोर तिरस्कार और अपमान था।
वह अविनाश की तरफ बढ़ते हुए बोला, ए, चल हट यहाँ से। सबसे पहले तो खुद शर्त रखता है और फिर अपनी बात से मुकरता है। जा यहाँ से, नहीं तो मेरे आदमी तुझे घर जाने लायक नहीं छोड़ेंगे। तेरे जैसे लोग समझते क्या हैं खुद को। मुझे ना सिखा क्या करना है। अगर तुझे जिंदा रहने का रास्ता चाहिए तो समझ जा, मैं जो कहता हूँ वही ठीक है। मरता क्या ना करता। वह दुखी मन से 2 बोरियां उठाकर धीरे धीरे घर की तरफ लौट आया। हर कदम जैसे उसके अंदर की निराशा और गहरी पीड़ा को और बढ़ा रहा था। घर लौटते हुए उसकी सोचें उसके साथ चल रही थीं और वह जानता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। लेकिन अभी के लिए वह दुखी और थका हुआ था। बस अपनी 2 बोरियों और अपनी असफलता के साथ घर वापस लौट रहा था, जैसे कुछ खोकर और कुछ पाने की उम्मीद में। अरे ओ सुशीला, अरे सुशीला, उस जमींदार ने हमें वापस से ठग लिया। क्या करूं मैं? हमारी मेहनत, हमारे सपने, सब कुछ उसने छीन लिया। अब क्या होगा? क्या हुआ जी? अब क्या किया उस जमींदार ने? हमारी फसल तो काफी अच्छी हुई थी ना। आप फसल बेचकर उसे पैसे दे तो आए हो ना। फसल तो सही हुई थी सुशीला, लेकिन उस जमींदार ने जो कागज पर दस्तखत लिए थे वह सब मेरे खिलाफ ही चला गया। मैंने उसे कर्ज चुकाया, फिर भी उसकी नजरें हमारे मेहनत के फल पर थी। अब 2 बोरियां लेकर लौट आया हूँ सुशीला, बाकी कुछ नहीं बचा। ये तो बड़ी गलत बात है। चलिए, हमें गांव के मुखिया के पास जाना चाहिए। मुखिया जी को बताना होगा कि वह जमींदार गलत कर रहा है। अब और नहीं सहा जाएगा। अरे कोई फायदा नहीं सुशीला, कोई फायदा नहीं। वह जमींदार बड़ा चतुर है। उसने मुझसे जिस कागज पर अंगूठा लगवाया था, उस कागज में लिखा था कि फसल कटाई के बाद सारी फसल जमींदार की हो जाएगी और मुझे सिर्फ 2 बोरी ही मिलेगी। अरे यही हमारी किस्मत है। उसकी आवाज में घबराहट और निराशा थी, जैसे वह इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता देख नहीं पा रहा हो। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं, लेकिन उस कसाव में भी कोई उम्मीद नहीं थी। बस पूरी तरह से थक कर हर चीज को स्वीकार करने की भावना थी। क्या यह तो सरासर गलत है? हमारे साथ धोखा हुआ है जी। हमें कुछ करना चाहिए। ये असल में हमारी मेहनत और हक की लूट है। स्विंग, हमारी आवाज को दबाने का हक किसी को नहीं है। हमें खड़े होकर इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी। अब हम कुछ नहीं कर सकते सुशीला। हमारी किस्मत में यही लिखा है कि हम गरीबी में अपना जीवन बिताएं और ऐसे ही मर जाएं। हम कितनी भी मेहनत करें, हमारी मेहनत कभी फल नहीं पाएगी। अब हमें बस यही तय करना है कि कैसे इस दर्द को सहकर जीते जाएं। सबसे बड़ी भूल हमसे ये हो गई कि हमने अपनी जमीन के बदले उससे कर्जा ले लिया। अब हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम अपनी जमीन पर बीज बो सकें। हमने जो खो दिया वह कभी वापस नहीं मिलेगा। अरे इसीलिए तो हम बीज बोने के लिए हर बार जमींदार से फसल के नाम पर कर्ज लेते हैं। क्या करें, हमारे पास कुछ बचता तो है नहीं, और जब भी हम फसल लेने जाते हैं वह कोई ना कोई नई शर्त लिखाकर कागज में हमसे अंगूठा लगवा लेता है और आखिर में हम ठगे जाते हैं। क्या करें, क्या करें? उसकी आवाज टूटते हुए प्रश्नों की तरह थी, जैसे अब वह खुद को भी नहीं समझ पा रहा हो कि इस अंधेरे से कैसे निकला जाए। उसका चेहरा थका हुआ था और वह बस यही सोच रहा था कि इस संघर्ष में कब तक और कितनी बार हार स्वीकारेगा। हमने जो अपनी जमीन पर कर्ज लिया था वो तो हमने अपने बेटे को शहर पढ़ाई करके आने के लिए दिया है। कुछ ही दिनों में वो लौट कर आने वाला है। मुझे जरूर उम्मीद है कि हमारा बेटा वो जरूर हमारी सारी तकलीफ दूर कर देगा। हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है, अपने बेटे से, अपने पुत्र से। बस वह हमारे पास वापस लौट आए। अरे जमींदार को यह नहीं पता कि हमने अपनी जमीन गिरवी रख के जो उससे कर्ज लिया था वह हमारे बेटवा को पढ़ाने के लिए लिया था। नहीं तो वह ससुरा हमें कर्ज देता क्या? वो तो बड़ा चतुर है, एक पैसा नहीं देता। बेटा को पढ़ाने के कह लेने के बावजूद वह बेजार है, कभी भी हमारी मदद नहीं करता। लेकिन बेटा जब लौटेगा तब सब बदल जाएगा। हाँ, उसे तो यही लगता है कि वह शहर मजदूरी करने गया है। उसे नहीं पता कि हमने अपनी जमीन गिरवी रखकर उसे पढ़ाई के लिए भेजा था।
ताकि वह हमारी तकलीफों को खत्म कर सके, ताकि हम भी एक दिन आराम से जी सके। लेकिन जब वह लौटेगा तब वह सब कुछ बदलेगा। हाँ सुशीला, उससे बहुत उम्मीदें हैं सुशीला, बहुत। वो लौट कर आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। बस वह जल्दी लौटे ताकि हमारी तकलीफें भी खत्म हो सकें। छोड़ो जी, अब पछताकर क्या फायदा। चलो अब हम सो जाते हैं। दोनों पति पत्नी अपने बेटे की वापसी की उम्मीद में दुख भरे मन से सोने चले गए। अविनाश की आंखों में एक गहरी चिंता और असहायता थी, जैसे वह जानता हो कि इस अंधेरे समय से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, उनका बेटा। सुशीला के चेहरे पर भी वही दर्द और चिंता थी। वह अपने बेटे के लौटने का इंतजार करती थी। शहर के कॉलेज में विक्रम और उसका दोस्त भी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, मेरे दोस्त। अरे यार, तुमने मेरी बहुत मदद की है। आज तुम्हारे कारण ही हमारे पास डिग्री है। तुमने जो किया है वो कभी नहीं भूलूंगा दोस्त। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, तुम्हें तुम्हारी डिग्री तुम्हारी मेहनत की वजह से मिली है। ये सब तुमने अपनी लगन से हासिल किया है। ऐसी बातें मत करो। तुमने जो किया है वो सिर्फ तुम्हारी मेहनत का फल है भाई। मैं तो बस तुम्हारे साथ खड़ा था। तुम्हारी मेहनत की ताकत से ही यह सब संभव हुआ। वो मेहनत तो है भाई, पर तुमने मुझे ना कॉन्सेप्ट समझाने में जो मदद की है ना, ओफ, उसे मैं कभी भूल ही नहीं सकता। मतलब एक बार में मेरे दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो गई यार। मुझे तो मेरे पिता ने साफ साफ कह दिया था कि बेटा पढ़ लिख के आना, नहीं तो फिर खेती करनी पड़ेगी मजदूरों की तरह। अगर यह मदद नहीं मिलती तो मुझे वही करना पड़ता जो मेरे पिता कहते थे। तू जानता है यार, मेरे पिता हमेशा यही कहते थे कि पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, खेत में ही मेहनत करो। लेकिन अब जब मैं ये डिग्री हासिल कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि मैंने सच में कुछ बड़ा किया है। अच्छा चलो ठीक है, अब डिग्री मिल गई है ना, अब गांव की ट्रेन पकड़ लेते हैं। अब चलते हैं हमारे घर। बहुत दिन हो गए अपने घर वालों से मिले हुए। चलो भाई, अब बहुत हो चुका, घर जाने का समय आ गया है। यार अब घर में भी खुशी होगी। जो कुछ भी हासिल किया है वो सब अब घर वालों के साथ साझा करने का वक्त है। भाई हाँ, चलते हैं अब। बहुत याद आ रही है अपने मम्मी पापा की। वैसे हाँ, हमारा गांव भी आसपास ही है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो सीधा भागते हुए घर पर चले आना, ठीक है ना दोस्त? चलो, घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। दोनों की आंखों में घर लौटने की एक उम्मीद और खुशी थी। घर की यादें और परिवार की तलाश उनके दिलों में थी, और वह जानते थे कि यह सफर अब एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहा था। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार विक्रम अपने गांव पहुंचा। दिल में एक खामोश खुशी का गहरा एहसास था। उसकी आंखों में घर की यादें ताज़ा हो रही थीं, और हर कदम में वह अपनी पुरानी जिंदगी, परिवार और उन लोगों को महसूस कर रहा था। पिताजी, पिताजी, माँ, ओ माँ, देखो मैं लौट आया। अरे बाहर तो सर्दी बहुत थी, लेकिन अब तो घर आकर बहुत राहत महसूस हो रही है। तुम दोनों की यादें ही मुझे हर कदम पर आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। आइए देखिए। अरे लगता है विक्रम वापस आ गया। कितना इंतजार किया था उसे देखने का। अब तो दिल से खुशी छुपाई नहीं जा रही। चलो चलो बाहर चलते हैं, बहुत दिन हो गए। अब हम सब मिलकर उसकी वापसी का जश्न मनाएंगे। चलो चलो। सुशीला और अविनाश दोनों विक्रम के सामने खुश होने का नाटक कर रहे थे, लेकिन विक्रम की निगाहों से कुछ छिपा नहीं रहा था। उसकी आंखों में वो गहरी चिंता और खौफ था जो वो कभी छुपा नहीं सकता। वो महसूस कर रहा था कि उसके माता पिता कुछ छिपा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। उनके चेहरे पर वो जो हंसी थी वो किसी दुख को छुपाने की कोशिश थी। विक्रम के दिल में खटका हुआ था, और उसे ये एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है और उसके माता पिता मुसीबत में हैं। अरे क्या हुआ, आप दोनों इतने उदास लग रहे हो? कुछ तो बात है ना? कोई बात है? क्या हो गया है पापा? क्या बात है? आप दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या वो बेटा, मतलब ठीक है तू? चलो पहले भीतर आओ, तुम्हें सब बताते हैं। आ जाओ आ जाओ।
फिर सब समझा देंगे, तुम चिंता मत करो। तीनों घर के भीतर आ जाते हैं, लेकिन वातावरण में कुछ अजीब सा खामोशी थी। विक्रम की आंखें अपने माता पिता के चेहरे पर छुपे तनाव को महसूस कर रही थीं। वह जानता था कि कुछ गलत था, लेकिन अब वह चुप रहकर उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। हाँ हाँ, अब बताइए क्या हो गया, क्या बात है, क्या दिक्कत है? बेटा, हमें तुमसे कुछ नहीं छिपाना चाहिए था, पर हम डर गए थे कि तुम पर असर न पड़े। बेटा, दरअसल बात यह है कि गांव के जमींदार ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है बेटा। उसने हमारी जमीनें छीनने की धमकी दी है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। हमने बहुत कोशिश की विक्रम, लेकिन वह बहुत ताकतवर है। वो हमारे खिलाफ कुछ भी कर सकता है। हमें डर है कि अगर हम न झुके तो बहुत कुछ खो सकते हैं। बेटा, ये सब बहुत कठिन है, लेकिन तुम इसे समझ सको इसलिए हमें तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तेरी पढ़ाई के लिए तो हम अपना खेत पहले ही गिरवी रखवा चुके थे। तभी जमींदार ने कहा था कि हम इस गिरवी रखे खेत में अपनी फसल उगा सकते हैं। पहले तो मुझे समझ नहीं आया बेटा, सब कुछ तो ठीक लग रहा था। हम सोचते थे कि यह कदम तुझे बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए सही होगा, पर अब वह हर बार कोई न कोई चाल चलकर सारी फसल हथिया लेता है। हमें सिर्फ जीने लायक ही हिस्सा देता है। हम जैसे हर दिन उसी के रहमो क्रम पर जी रहे हैं बेटा। हम कुछ नहीं कर पा रहे। नहीं, मैं इसे नहीं सह सकता। हम इस जमींदार के खिलाफ खड़े होंगे। हम अपना हक छीन कर लाएंगे। पिताजी, क्या आपने उसे बता दिया है कि मैं शहर किसानी की पढ़ाई करने गया था? नहीं बेटा, हमसे नहीं हो पाया। हमें डर था कि अगर वह जान गया कि तुम शहर में किसानी की पढ़ाई कर रहे हो तो वह हमें और दबाएगा। वह ये सोच सकता था कि हम और भी विरोध करेंगे और फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तक कि गांव के लोगों को भी यही लगता है कि तू शहर मजूरी करने गया है। यह आपने बहुत अच्छा किया पिताजी। अब बस आप देखते जाइए मैं उस जमींदार का क्या करता हूँ। अब हम खुद को कमजोर नहीं होने देंगे माँ पापा। अब हम सब मिलकर इस जमींदार से अपना हक छीनेंगे। जमींदार अपने बड़े से हवेली नुमा घर के आंगन में खड़ा था और उसकी आंखों में एक गहरी संतुष्टि थी, जैसे वह किसी राजा की तरह अपने साम्राज्य का मालिक हो। तभी विक्रम वहां पहुंचा। अरे 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 विक्रम, आओ 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 भैया, आओ आओ। लगता है कि तुम भी अपने गांव लौट आए हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, देखकर तुम्हें दिल खुश हो गया, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। वो क्या है ना कि मैं और पिताजी मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा अच्छे से फसल उगा पाएंगे, है ना जमींदार साहब? अब हम भी अपनी मेहनत से सब कुछ बदल देंगे। हाँ बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यह तुमने सही कहा। अच्छा, तो तुम और तुम्हारे पिताजी मिलकर अब खेती के बारे में कुछ नया सोच रहे हो? हाँ, वैसे तुम तो शहर मजदूरी करने गए थे ना, फिर अचानक वापस गांव क्यों लौट आए? अब क्या बताऊं जमींदार बाबू, कुछ लोग इतने मतलबी होते हैं ना कि सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं और अपने आप को चतुर समझकर भोले भाले गरीबों का शोषण करते हैं, जो दूसरों को दबाकर अपनी शक्ति का एहसास कराते हैं। वैसे भी शहर में मैं सीखने गया था जमींदार साहब, पर घर वालों को बिना मदद के छोड़ नहीं सकता था। क्या क्या मतलब है? कहना क्या चाहते हो? अरे मैं तो यह कहना चाहता हूँ जमींदार जी कि अरे मुझसे दिन भर काम करवाता, अरे खूब काम कराता और मुझे 2 वक्त का खाना बस दे देता। खाओ काम करो, खाओ काम करो, खाओ काम करो। मैं शहर पैसे कमाने गया था या फिर 2 वक्त का खाना खाने? तुमसे क्या छुपाना जमींदार साहब, मुझे तो उस शहर के मालिक ने सिर्फ एक कामकाजी मशीन बना दिया था। ऐसा लगता था कि मेरी मेहनत के बदले मुझे कुछ नहीं मिल रहा, बस जैसे कोई गुलाम की तरह इस्तेमाल हो रहा था मैं। हर रोज़ अपने शरीर को तोड़ते हुए उसे यह महसूस ही नहीं हुआ कि मैं भी इंसान हूँ, कोई और नहीं, जिसे थोड़ी सी राहत, थोड़ी सी इज्जत मिलनी चाहिए। क्या यह इंसानियत है? हाँ भैया विक्रम, यह बात तुमने सही कही। इस सबसे अच्छा तो हमारा गांव ही है। अब भाई मुझे ही देखो,
कितने लोग अपना खेत हमारे पास गिरवी रखते हैं और मैंने कभी उस पर अपना हक नहीं जताया। जिसका खेत है भैया वही खेती करे, वही उगाए, और ऊपर से मैं तो और पैसे देता हूँ खेती करने के लिए। ले जाओ भैया, अच्छे से मन लगा के खेती करो। हाँ जमींदार बाबू, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। पिताजी ने कहा था कि आप इतने दयालु हैं कि खेती के लिए भी पैसे अलग से उधार देते हैं। जब मैंने अपने पिताजी के साथ काम करना शुरू किया तो मुझे यह समझ में आया कि असल मेहनत का क्या मतलब होता है। हम एक साथ मिलकर काम करते हैं। हर दिन की मेहनत हमें मजबूत बनाती है और हमें अपना हक पाने की ताकत देती है। तो जमींदार साहब, अगर आप सच में इतने दयालु हैं तो क्या हमें भी कुछ मदद मिल सकती है? अब हम आपके मदद का इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, तुम्हारे पिता ने बिल्कुल सही कहा है विक्रम, तुम सही कहते हो। हम तो हमेशा से मदद करते आए हैं और अगर खेती के लिए जरूरत हो तो हम जरूर मदद करेंगे। पर विक्रम, तुम्हें समझना होगा कि हम जो मदद देते हैं वह अपने तरीके से ही होती है। तो जमींदार बाबू, अगली फसल के लिए मुझे कर्ज दे दीजिए। क्या आप इतने दयालु नहीं हैं जमींदार साहब? जैसे आप दूसरों को कर्ज देते हैं वैसे ही मुझे भी अगली फसल के लिए कर्ज चाहिए। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है बेटा, मैं तुम्हें कर्ज दे दूंगा। पर क्या तुम्हें खेती के बारे में कुछ पता भी है? क्या तुम जान पाओगे उस मेहनत और संघर्ष को जो खेतों में लगती है? नहीं ना? सोच लो, बिना समझे कदम बढ़ाना, फिर पछताना नहीं। नहीं नहीं, मुझे तो खेती का ख्वाब भी नहीं आता है। हाँ, पर पिताजी को सब पता है। मैं तो बस पिताजी का हाथ बटाऊंगा ना जमींदार जी। उनकी मेहनत और उनका अनुभव ही मेरी ताकत है। बस उनका साथ चाहिए, फिर देखिए हम भी किसी से कम नहीं। जमींदार जी मन ही मन सोचते हैं, अरे ये तो ससुरा बड़ा बेवकूफ लड़का है। इसे अभी ऐसा बेवकूफ बनाऊंगा कि इसे इसकी नानी दादी याद आ जाएगी। रुक जा बेटा, ए सूर्या, जा अंदर से पैसे की थैली और नीला वाला कागज ले आ। तेरे हाथों में जो ताकत है वो इस काम में ही दिखेगी। देख, ये सब सादगी से नहीं होगा। हमें थोड़ी कड़ी मेहनत और जोश से ही यह सब हासिल करना पड़ेगा। सूर्या कागज और पैसे की थैली लाकर बड़ी गंभीरता से टेबल पर रख देता है। यह लो बेटा, यह है कागज, अब लगा दो दनादन। ये क्या कागज है जमींदार जी? अरे बेटा, यह कागज है नए करार का, जिसमें लिखा है कि अगर तुम फसल को 1.5 महीने पहले काट लोगे तो फसल तुम्हारी नहीं रहेगी और फिर सारी फसल हमारी होगी। बस इतना ही लिखा है। तुम समझ रहे हो ना? इस करार में बसा है एक बड़ा विश्वास, और अगर तुमने कुछ गलत किया तो इसका असर सिर्फ तुम पर नहीं, हमारी पूरी मेहनत पर पड़ेगा। अरे 1.5 महीना, ये तो बहुत ज्यादा है। जमींदार बाबू, इतने में तो शायद 2 बार खेती हो सकती है। हाँ, आप बहुत दयालु हैं जमींदार बाबू। आपकी बातों में कुछ ऐसा है जो दिल को सुकून देता है, लेकिन सच कहूं तो ये सब समझ में आना भी थोड़ा मुश्किल है। खैर, अब मैं चलता हूं। उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा और हम दोनों के लिए ही सही होगा। धन्यवाद आपका। फिर कभी मुलाकात होगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जाओ भैया, आराम से जाना। खैर, तुम अपना ध्यान रखना और किसी परेशानी में फंसना मत। भगवान तुम्हारा भला करे, फिर मिलेंगे। जमींदार ने उसकी तरफ एक तसल्ली भरी नजर से देखा, फिर अपनी जेब से पैसे की पोटली निकालकर विक्रम के हाथ में रख दी। विक्रम ने पोटली ली। विक्रम ने आखिरी बार जमींदार को देखा, फिर धीरे धीरे वहां से चल पड़ा। अरे कितना बेवकूफ लड़का है। यह तो बेवकूफी में अपने बाप को भी पीछे छोड़ देगा। अरे ऐसी कौन सी फसल है जो 1.5 महीने में पैदा कर लेगा? इसके पहले तो इनके हाथ में 1-2 बोरी आ जाती थी फसल की ससुरा। इस बार तो कुछ भी नहीं आएगा, रह जाएगा ठन ठन गोपाल।